everyone. Welcome to today's analysis of the Hindu. अभी एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप जस्ट बिकॉज कि कोई अपना वोटर लिस्ट में नाम वो नहीं कर पा रहा है, सिक्योर नहीं कर पा रहा है या उसका नाम नहीं है उसमें, तो आप उसको सिटीजनशिप कैसे बोल सकते हो कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो वो काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये जो हमारे जस्टिस हैं, जो है माल्या बागची, ये बोल रहे हैं कि इज इट रिक्वायर्ड अंडर स्कीम ऑफ सिटीजनशिप एक्ट दैट हिज मतलब ईआरओ फाइंडिंग्स बी रेफर्ड टू फॉर एन अप्रोप्रिएट डिसीजन, कैन यू टेक अवे हिज वोटर्स राइट टिल अ डिसीजन इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो ये ईआरओ है, ये जो ऑफिसर है जो बोल रहा है कि हाँ तुम्हारा नाम नहीं है इलेक्टोरल रोल में, तो उसके बाद जो वो नागरिक है या नहीं ये डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगा ना। तो तब तक आप उसको उसके राइट से स्ट्रिप कैसे कर सकते हो। तो ये अभी केस चलेगा, इसको फॉलो करते हैं। आएगा ही, जब भी केस होगा ये फ्रंट लाइन मतलब फ्रंट पेज पे ही रहेगा। फिर ये जो भी डिलीवरी वाले ऐप्स हैं, ये इनका जो 10 मिनट वाला सिस्टम था कि 10 मिनट में ला के देंगे सामान, उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसमें गिग वर्कर्स को बहुत फ़ायदा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट डिफर्स ऑन सैंक्शन और टू ट्राई पब्लिक सर्वेंट्स। इसमें है कि एक किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ट्राई करने के लिए, मतलब उसमें केस चलाने के लिए एक सैंक्शन का ज़रूरत होता है। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच में स्प्लिट वर्डिक्ट आया। एक बोले कि नहीं ज़रूरत नहीं है, एक बोले कि हाँ सैंक्शन का ज़रूरत है। तो अब ये हायर बेंच पे इसको रेफ़र किया जाएगा। उसके बाद आते हैं एडिटोरियल में। More for later, Chancellor merges India visit signals a wider engagement with the EU। ये जर्मनी के चांसलर आए थे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक डेटा है, विद ट्रेड पासिंग $50 बिलियन इन 2024-25, जर्मनी रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप। तो ये आर्टिकल जो एडिटोरियल है ये उसी के ऊपर है। और कुछ कुछ बात हुआ है कि ये करेंगे वो करेंगे, आगे करेंगे, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और एक ये आरिया शाह का केस है, जो एक बच्ची है जिसको अपने पेरेंट्स से अलग करके उसको फॉस्टर केयर में डाल दिया गया था। तो अब उस पर पीएम भी उसको वो चांसलर को बोले हैं कि तो लुक इनटू इट। लैंग्वेज ऑफ हारमनी, ये मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 आया है, उसके थोड़ा सपोर्ट में ही लिखा हुआ है। बेसिकली है कि उसमें मलयालम को केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम था माइनॉरिटीज़ को कि क्या होगा, हम लोगों का लैंग्वेज तो ये है, कन्नड़ा है या तमिल है। तो इस बिल में ये भी दिया हुआ है कि जो वो है माइनॉरिटीज़ हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, वो अपने लैंग्वेज में रेफ़र कर सकते हैं उनको, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या उनके स्कूल्स में। और प्लस मलयालम जिसको फर्स्ट लैंग्वेज बना रहे थे स्कूल में, वो कंपलसरी नहीं रहेगा। तो बस वही दिया हुआ है। डिसाइसिव न्यू फैक्टर्स इन ईरानियन कॉन्ड्रम, ये ईरान पे अभी क्या हो रहा है, उसका जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मेनली प्रोटेस्ट पे है। तो प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, सरकार का क्या हिस्टोरिकली उसका क्या वो रहता है, अप्रोच रहता है। तो वही है। लास्ट में एक दिया हुआ है कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, थोड़ा सा दिया हुआ है। इंडिया मस्ट फोकस ऑन एआई एंड इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एआई का दो मेन है, एक दो दिन पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। पहला है कि उसको पानी चाहिए, उसको कूलिंग के लिए उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब उसमें मुद्दा होगा कि पानी कौन सा दे उसको। फ्रेश वाटर दे दें, कि जो फ्रेश वाटर इन द सेंस कि जो साफ़ पानी है, जो कहीं रिसाइकल्ड नहीं है, कहीं यूज़ किया हुआ नहीं है, वो वाला पानी दें, या रिसाइकल्ड पानी दें। दूसरा कि उस पानी का दूसरे जगह यूज़ हो, या इसको डेटा सेंटर्स को दें हम, या एआई का जो भी डेटा सेंटर है। उसके अलावा दूसरा है एनवायरमेंटल, ये कि वो इतना एनर्जी कंज्यूम करता है कि आप किसी भी तरह, आप अगर सोलर पावर भी यूज़ करोगे तो सोलर पावर का भी तो अल्टीमेटली वो ई वेस्ट जनरेट होगा ही। तो ये किस हद तक आप रेडी हो एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए एआई के लिए, ये क्वेश्चन रेज होता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू। ये ब्लू कलर के बारे में बात कर रहा है। पहले इंडिगो रिवोल्ट आपको पता होगा 1859 1860 में हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद अम्बेडकर का सूट ब्लू कलर का होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ है।
इज द गवर्नमेंट सीकिंग फोन सोर्स कोड, पहले सरकार बोली मेरे को चाहिए, फिर अब बोल रही है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो अब पता नहीं सरकार का क्या उसमें है। आर इंडिया स्मॉल टाउन्स बीइंग इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड, स्मॉल टाउन्स मतलब जैसे हो गया जो 3-4 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सत्तेनपल्ली इन आंध्र प्रदेश, धमतरी इन छत्तीसगढ़, बाराबंकी इन उत्तर प्रदेश, हासन इन कर्नाटका, बोंगाईगांव इन असम, ऊना इन हिमाचल प्रदेश। ये सब ऐसे टाउन्स है जो ना तो पूरा डेवलप्ड है, मतलब पूरा अर्बनाइज्ड है, ना ही वो अब उसको रूरल बोल सकते हैं। तो उसी सब का जो प्रॉब्लम्स है, उसका इनफॉर्मल लेबर हो गया या अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, उसी पे आर्टिकल दिया हुआ है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी राइटर हुई महाश्वेता देवी, उन पे आर्टिकल आया हुआ है। मेन जो हम लोगों को कवर करना है वो है ये आज का ईरान, इंडिया ईरान रिलेशंस। देखिए अभी ईरान का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है यूएस से रिलेटेड, यूएस जो उस पर वो सैंक्शन लगाए ही हुए है, फिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसमें इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है क्या नहीं है, ये इस पे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में। और इसके ऊपर कल या परसों मैप भी हम दिखाए थे कि मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैप पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो इंडिया ईरान रिलेशंस क्या है, तो पॉलिटिकल रिलेशन स्टार्ट हुआ था 1950 में। यहाँ पे एक 1950 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था, उसके बाद 2001 में तेहरान डिक्लेरेशन, फिर 3 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, फिर अभी 2018 में, उसके बाद थोड़ा कुछ कुछ था वो स्किप कर दिया हम। 2018 में टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी थ्रू ग्रेटर कनेक्टिविटी एक इन लोगों का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया। फिर अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियन, वो दोनों मिले थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ 16th ब्रिक्स समिट इन काजान रशिया। तो ये जो है पॉलिटिकल रिलेशंस, ये बेसिकली आप इंट्रो के तौर पे यूज़ कर सकते हो कि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है ईरान पे, तो आप ये एक छोटा सा दे सकते हो कि फर्स्ट 1950 में हुआ था और लेटेस्ट जो है वो यहाँ पे अक्टूबर 2024 में हुआ है। इसके बाद है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में क्या है, तो एक ये लोग 2015 में यहाँ पे एक शाहिद बेहेस्ती पोर्ट, पोर्ट तो क्या वो एक टर्मिनल है, चाबार पोर्ट में एक टर्मिनल है शाहिद बेहेस्ती, उसको डेवलप करने का, साथ में डेवलप करने का एमओयू साइन किए थे 2015 में। उसके बाद एक आईएनएसटीसी का वो हुआ कि आईएनएसटीसी बनाएंगे, क्या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 7200 किलोमीटर का नेटवर्क है कनेक्टिंग इंडियाज वेस्टर्न पोर्ट, मतलब मुंबई से लेके वाया ईरान में बंदर अब्बास, उसके बाद कैस्पियन सी, उसके बाद रशिया और यूरोप। तो ये भी एक मैप हम दिखा चुके हैं पहले। देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से ईरान में बंदर अब्बास, फिर यहाँ से कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में फिर आस्ट्राखान, फिर यहाँ से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और यूरोप। अब ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो यूरोप में अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे पहले यहाँ, फिर बाबल मंदब से रेड सी में एंटर करेंगे, उसके बाद फिर मेडिटेरेनियन को क्रॉस करेंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पूरा क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रांस के ऊपर से जा करके फिर, तो ये हम लोगों को बहुत लंबा लगता है स्टैंडर्ड रूट यहाँ पे, और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिया हुआ है। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग वो बना रहे हैं आईएनएसटीसी। तो कनेक्टिविटी का 2 प्रोजेक्ट इंडिया और ईरान में चल रहा है मेन, एक है शाहिद बेहेस्ती और दूसरा है आईएनएसटीसी। इसके अलावा अभी बात चल रहा है इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल का। इसमें क्या है कि जो अब देखिए आर्मेनिया कहाँ पे, पहले ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं कॉक्सस, और यहाँ पे अजरबैजान है, इसी के बगल में आर्मेनिया है, इधर आर्मेनिया होगा यहाँ कहीं पे। तो ये एक ट्राइलेटरल बात चल रहा है कि हम लोग एक इसको भी बनाएंगे इसके लिए आईएनएसटीसी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका थर्ड टॉक, मतलब पहला बात हुआ, फिर दूसरी बातचीत हुई, फिर तीसरी बातचीत हुई है, वो सितंबर 2025 में हुआ है। तो ये अभी ऑनगोइंग है, लेकिन इसको आप आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फिर ट्रेड रिलेशंस क्या है, तो देखिए 2025 में जो ट्रेड रिलेशंस है वो है 1.6 बिलियन डॉलर्स का। अब ये 2018 में था 17 बिलियन। 18 में क्या हुआ, ये पीवाईक्यू में देखेंगे हम लोग,
कि 2015 में एक ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था, जेसीपोआ, उसको जेसीपोआ बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। उसको यूएस मतलब उससे पुल आउट कर दिया और सैंक्शन लगा दिया पूरे ईरान पे कि भाई इससे जो भी ट्रेड करेगा, ऑयल इंपोर्ट करेगा, वो सब उस पर हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे इंडिया ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया, और ऑयल सबसे बड़ा वो था ट्रेड में, तो वो कम हुआ, तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी कम हो गई, और अभी जो ट्रेड है वो 1.6 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये ट्रेड का ये है। इसमें इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, तो राइस, टी, शुगर, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और इंपोर्ट करता है ड्राई फ्रूट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स और ग्लासवेयर। अब ईरान हम लोग के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है इंडिया के लिए? पहला तो है एनर्जी सिक्योरिटी। ईरान होल्ड्स लार्ज ऑयल रिजर्व्स एंड हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ ऑयल फॉर इंडिया। मान लेते हैं कि अभी हम लोग के लिए सैंक्शन लगा हुआ है और अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है सैंक्शन हटे, ट्रम्प हटेगा, उसके बाद सैंक्शन में भी हटे, कुछ फिर से डील हो जाए, तो ये हम लोग के लिए एक रिलायबल सोर्स ये रहेगा ही हमेशा ईरान। फिर गेटवे टू यूरेशिया एंड सेंट्रल एशिया। आप अगर INSTC भी देखिएगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ईरान जो है ये यूरेशिया बोलते हैं इस एरिया को, जो एशिया और यूरोप के बीच में है, जो थोड़ा उसमें रशिया आ जाएगा, ब्लैक सी आ जाएगा, ये सब ये है यूरेशिया। ये तो वेस्ट एशिया है, ये सब यूरेशिया है। तो इसमें ये कांटेक्ट है। उसके बाद आप अगर हम लोगों को, अरे सॉरी, ये तो सऊदी अरेबिया है, ये ईरान है, इसके थ्रू आप इधर रीच कर सकते हो, यहाँ पे इसके ही थ्रू आप इधर रीच कर सकते हो, जो सेंट्रल एशिया है। क्योंकि अगर ईरान ना हो और आपको यहाँ जाना हो तो आपको पाकिस्तान होके जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप इधर चले जाते हो तो आप डायरेक्टली चले जाओगे, आप इसको बाईपास कर जाओगे, पाकिस्तान यहाँ है, आप इसको बाईपास कर जाओगे, आप ईरान में जाओगे, फिर अफ़गानिस्तान में अगर ज़रूरत पड़ा तो अफ़गानिस्तान में जाओगे, और अगर उसका ज़रूरत नहीं पड़ा तो आप डायरेक्ट सेंट्रल एशिया में चले जाओगे। तो ईरान का अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वो है। फिर रीजनल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली ईरान अगर आप देखिए तो बस एक कंट्री छोड़ के है, इंडिया, पाकिस्तान, फिर ईरान है, और एक जो बलूचिस्तान रीजन है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है और ईरान में भी पड़ता है, और पाकिस्तान जो है वो बलोच वो जो ईरान का जो बलूचिस्तान रीजन है उसमें टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और इंडिया के कश्मीर में सपोर्ट करता है, इंडिया में तो हर जगह ही सपोर्ट करता है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक हम लोग मतलब रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ईरान और इंडिया में कॉमन ये है, कॉन्ग्रुएंस है उनके इंटरेस्ट का। इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या है कि आज इंडिया उसको दे सकता है, मशीनरी दे सकते हैं, फार्मास्यूटिकल दे ही रहे हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप अभी देखेंगे कि राइस जो ईरान में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कारण राइस पेमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो इंडिया वो कर सकता है और ईरान हम लोगों को ऑयल दे सकता है, तो इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। इसमें चैलेंज क्या है कि ऑयल इंपोर्ट हॉल्ट हो गया है ड्यू टू थ्रेट ऑफ US सैंक्शंस, इंडिया वाज फोर्स्ड टू स्टॉप इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान। अब ये वाला ग्राफ देखिए, ये फिजिकल ईयर 2007 से स्टार्ट होता है। इसमें इंडिया का जितना भी ऑयल है, जैसे इंडिया अगर 100 यूनिट ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसका 12.56 यूनिट हम लोग ईरान से ले रहे थे, ये थोड़ा घटा, फिर बढ़ा, ये 10.35 हो गया, फिर 8.75 हुआ, और ये 19, 20, 21, ये देखिए ये पूरा फ्लैट हो गया, अब 0.04% था 2025 में। तो ये सब सैंक्शन के कारण है। तो ये एक चैलेंज है बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग उससे ऑयल इंपोर्ट, ये चैलेंज है इंडिया के स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे कि यार हमारा जो नीड्स है वो हम कहाँ से फुलफिल करते हैं, ये हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए। जैसे चाइना और रशिया ईरान से वो नहीं ब्रेक किए हैं जो उनका जो रिलेशन है। डिलेड प्रोजेक्ट्स, जो शाहिद बेहेश्ती है वो 2015 से चल रहा है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, वो हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा एक और है, देखिए रेल लिंक अबैंडनमेंट, ये एक ही पॉइंट है, दो में लिखे हुए हैं।
कि चाबार को एक जाहेदान रेल लिंक से अफगानिस्तान में से लिंक करना था। तो वो वाला रेल लिंक भी अभी तक नहीं बन रहा है, तो ना तो वो पोर्ट बना है, ना वो रेल लिंक अभी तक स्टार्ट हुआ है। तो ये एक चैलेंज है पहला, कि हम लोग उनसे पूरा नाता ही तोड़ दिए कि भाई तेल चाहिए ही नहीं तुम्हारा। फिर तुम्हारे साथ जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले थे वो भी नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे मैप दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये वाला है चाबार पोर्ट, ये वाला रेड डॉट, ये रेड डॉट चाबार पोर्ट है। यहाँ से एक रेल लाइन लेन जाना था जाहेदान तक, और उसके बाद जारांज, काबुल, उसके आगे फिर सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, आईएनएसटीसी, ये सब था। तो यही नहीं अभी तक बना है। उसके बाद लिमिटेड ट्रेड, जैसा अभी देखें हम लोग 1.6 बिलियन कुछ भी नहीं है इंडिया जैसे देश के लिए, और ईरान जैसे देश के लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स कुछ भी नहीं है। रोल ऑफ यूएस, अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, वो पहले तो वो 2015 में जो ओबामा का प्रेसिडेंसी था उसमें वो न्यूक्लियर डील हुआ, उसमें फिर उसको ये वापस ले लिया कि भाई हम लोग हटा रहे हैं, हमको ये डील में रहना ही नहीं है। बोला कि मेरे को नया डील करना है, फिर सैंक्शन लगा दिया। तब भी जो बाकी कंट्रीज थे वो लोग चल रहे थे, ठीक है, वो लोग अपना एंड मतलब निभा रहे थे। अभी वो लोग भी उसको बोल दिए कि नहीं, ये ईरान गलत कर रहा है और हम लोग सैंक्शन लगा रहे हैं। बेसिकली है क्या कि हम लोग जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको जो यूरेनियम होता है उसको एनरिच करना होता है। अगर आप 4 से 5% तक यूरेनियम को एनरिच करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। लेकिन 90, 95, 97% अगर एनरिच कर लेते हो तो आप उसके बाद एटम ये बॉम्ब बना सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये यूएस उस पर बोल रहा था कि ईरान जो है वो बॉम्ब बनाने के लिए एनरिच कर रहा है, और ईरान बोलता था कि नहीं, हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एनरिच कर रहे हैं। तो वही कॉन्फ्लिक्ट था। तो फिर इन दोनों में फिर एक वो मध्यस्थता हुआ था कि जो एनरिचमेंट है उसको थोड़ा कम करेगा, और कुछ कुछ था उस डील में। तो वो फिर यूएस उससे बाहर ही हो गया। उसके कारण तब से सैंक्शन लगा हुआ है, और उसी के कारण, वो सैंक्शन के कारण, ये इसका इंटरनेशनल ट्रेड और ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया है। उसके कारण इन्फ्लेशन है, और जो करेंसी है वो पूरा ख़त्म हो गया है, डिवैल्यू हो गया है, डिप्रिशिएट कर गया है। और उसके कारण प्रोटेस्ट हुआ है। अब प्रोटेस्ट हुआ है तो यूएस बोल रहा है कि भाई हम लोग तुम्हारा जो भी रिजीम है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं अगर प्रोटेस्टर्स को कुछ किए हो। तो ये यूएस का अपना आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स चल रहा है। आगे करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड? सबसे पहले तो जो चाबहार पोर्ट है और उसका जो जायदान वाला रेल लिंक है उसको कंप्लीट किया जाए, और आईएनएसटीसी पे फोकस किया जाए। फिर, क्योंकि यूएस बोल रहा है कि भाई तुम अगर इसके साथ ट्रेड करोगे तो दिक्कत होगा, तो हम लोग को एक रूपी रियाल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड, जो मेनली जो ऑयल पे फोकस किया हुआ है, अब उसको ऑयल से हटाना चाहिए हम लोगों को, और भी चीज़ें पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए कि एफडीआई हो, एफपीआई हो, ताकि केवल मतलब फाइनेंशियल लिंक हो सके, दोनों इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक हो सके। फिर मल्टीलैटरल फोरम्स लाइक ब्रिक्स, एससीओ, यूएन, इसमें जो भी साथ का जो मतलब ऐसे जो सेम इंटरेस्ट हैं उन चीज़ों पे फोकस किया जाए। फॉर एग्जांपल टेररिज्म, की टेररिज्म से वो भी आफत में है, अब हम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, तो उस पर फोकस करें। क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली उनको भी असर करेगा, हमको भी असर करेगा, तो उस पर फोकस करें। लेवरेज कल्चरल एंड पीपल टू पीपल बॉन्ड, ये आप यूजुअली किसी में भी लिख सकते हो। ये जो पॉइंट है ये ईरान के लिए इसलिए मतलब स्पेसिफिक है कि ईरान जो है एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। मुस्लिम्स का दो मेजर सेक्ट है, एक शिया और एक सुन्नी। तो बाकी जो है वो सऊदी अरब और ये वो पर्शियन गल्फ में वो सब सुन्नी है। ईरान है शिया मेजॉरिटी। और इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ मतलब 2.5 मिलियन शिया रहते हैं। तो इनको हम लोगों को वो करना चाहिए, फोकस में लेना चाहिए। 2.5 करोड़ नहीं होगा, 25 लाख होगा, सॉरी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ईरान और इंडिया का रिलेशन। ये जितना भी लिखा हुआ है ये फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर आगे देखते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग विद चाइना ऑन बट एलएसी विजिलेंस एसेंशियल सेज आर्मी चीफ। ठीक है, ट्रम्प लेटेस्ट अभी
ग्रुप से एग्री। अभी ये जो कुकीज़ वो ग्रुप थे वो बोले कि ठीक है हम लोग गवर्नमेंट में ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ये लोग बोल रहे हैं कि इनको यूनियन टेरिटरी भी चाहिए। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो डेवलपिंग है, अभी तो प्रेसिडेंट्स रूल ख़त्म होगा, उसके बाद सरकार आएगी, फिर ये होम मिनिस्ट्री कुछ बोलेगा, वो लोग कुछ बोलेंगे। अभी तो ये मैटर चलेगा। गवर्नर्स रूल ये वाला देखिए, ये तो ऐसे ही न्यूज़ है। ये देखिए, गवर्नर्स रूल इन मिजोरम ट्राइबल काउंसिल एक्सटेंडेड। कुछ दिन पहले हम लोग 6 शेड्यूल पे बात किए थे, उसमें हम लोग गवर्नर्स रूल पे बात नहीं किए थे कि 6 शेड्यूल एरिया में अगर जैसे नॉर्मल टाइम्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगता है स्टेट्स में, अगर ट्राइबल काउंसिल में उसको वो हटाना पड़े, मतलब गवर्नर को लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसका सही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। उसमें 6 शेड्यूल में अगर आप जाइएगा, उसमें 16 नंबर में, उसमें नंबरिंग किया हुआ है, उसमें आप उसको सेक्शन बोलते हैं या क्लॉज बोलते हैं पता नहीं, उसमें 16 नंबर में आप ढूंढिएगा, वो होगा, और उसमें 1 होगा और ये 2 है, मतलब 16 उसके बाद उसके में 2, 6 शेड्यूल के अंदर। फिर ये क्या बोल रहा है कि इफ एट एनी टाइम द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट or region cannot be carried on in accordance with the provisions of this schedule, मतलब 6 schedule, he may by public notification assume to himself all or any of the functions or powers vested in or exercisable by the district council, or as the case may be the regional council, and declare that such functions or powers shall be exercised by such person or authority as he may specify in this behalf for a period not exceeding 6 months। अगर आप आर्टिकल 356 पढ़िएगा तो लगभग लगभग सेम ही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर को कभी लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या रीजनल काउंसिल है, उसका जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार नहीं हो रहा है, तो वो पब्लिक नोटिफिकेशन से उसमें जो भी पावर, जो भी अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, उसका अपने में ले सकता है पावर, खुद एज्यूम कर सकते हैं, या किसी और को वो दे सकते हैं। और वो कितने दिन के लिए होगा, तो नॉट एक्सीडिंग 6 months। फिर है प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में बाय फर्दर ऑर्डर और ऑर्डर्स एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ द इनिशियल ऑर्डर बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months ऑन ईच ओकेजन। फिर बोलता है कि एवरी ऑर्डर मेड अंडर सब पैराग्राफ 2, तो ये तो पैराग्राफ 16 होगा। आप लोग अगर 6 शेड्यूल खोलिएगा तो उसमें पैराग्राफ 16 होगा। सब पैराग्राफ 2 of this paragraph with the regions therefore shall be laid before the legislature of the state and shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the state legislature first sits after the issue of the order, unless before the expiry of that period it has been approved by the state legislature। तो क्या बोल रहा है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नर ने लगा दिया, अगर वो बोल दिया कि हाँ गवर्नर्स रूल लग रहा है, तो उनको रीज़न देना पड़ेगा, और वो रीज़न जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, और स्टेट लेजिस्लेचर को विद इन 30 डेज उसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक चीज़ देखिए कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया हुआ है कि आप कब तक इसको, जैसे प्रेसिडेंट्स रूल में क्या लिखा हुआ है कि 6 महीने होगा, फिर 6 महीने होगा, अब उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है तो नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, और मतलब एंड इलेक्शन कमीशन को वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ चुनाव अभी करना मुमकिन नहीं है इसमें, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो ये वाला आप एक जो वो 6 शेड्यूल वाला अगर आप नोट्स बनाएगा तो इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी अगर गवर्नर रूल लगा हुआ है तो इस पर भी पूछ सकता है। ऐसे 6 शेड्यूल से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी। फिर नबीन लाइकली, ये सब तो ऐसे ही पॉलिटिकल न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इम्पोज हैवी कंपनसेशन फॉर डॉग बाइट्स। अब ये अलग ही मेनेस चल रहा है इंडिया में। जो नीपा वायरस आया था बंगाल में, 2 केसेस हुए, वो लोग अभी क्रिटिकल है। इंटर डिपार्टमेंटल पैनल, वो कुछ दिन पहले डिजिटल अरेस्ट वाला वो हुआ था कि फ्रॉड चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो उस पर एक इंटर डिपार्टमेंटल पैनल बना है। इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज़ टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। अब एक एक इंसान है जो गए थे, दिनेश बिवाजी अश्तिकर, when he had approached the neighborhood school to admit his children for free and compulsory elementary education in 2016। अब उनका चल रहा था, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें है आर्टिकल 21A। ये क्या बोलता है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years
इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेट देगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि हाँ स्टेट देगा एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को, लेकिन कैसे देगा? इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो इसीलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन 86, ये वाला 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये यूपीएससी पूछता है वंस इन अ वाइल, वो 4 3 2 ऐसे दे देता है और बोलता है कि भाई ये बताओ। जैसे एक बार एक क्वेश्चन था जिसमें डीपीएसपी में लिख दिया और उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे दिया और बोला कि कौन कौन सा इस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रम्प्स लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट ऑन ईरान टू हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। हाँ, क्योंकि कुछ ट्रेड ही नहीं है भाई, हमारा 1.6 बिलियन है ट्रेड, तो क्या ही होगा। लेकिन ये वाला देखिए कि राइस एक्सपोर्टर सीक कॉमर्स मिनिस्ट्रीज हेल्प टू क्लियर पेमेंट्स। अब वहाँ पे हो रहा है भाई प्रोटेस्ट, वहाँ के पता नहीं ट्रेडर्स लोगों का क्या हो रहा है। असल में उन लोग ने ही स्टार्ट किया था, बाजारी बोलते हैं उनको। तो वो लोगों को अभी पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं। तो वो लोग अब बोल रहे हैं कि मदद करो हमारा। ब्रिटिश कोलंबिया, एबीपी, ये सब ऐसे ही है आज। फिर ये जो साइंस में आज कुछ है नहीं, ये कुछ एडिबल इंसेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। फिर फ्रंट तो हो गया। ये एक दिया हुआ है ड्रग मीनेस पे। ये अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्वेश्चन आता है ना, तो ये एक अच्छा पॉइंटर है कि आज खास करके पंजाब में और नॉर्थ ईस्ट में ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और जैसा आप जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे गांजा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जो यूथ है उसमें वीड और हैश का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसको आप, और सब्सटेंस अब्यूज़ तो है ही, मतलब ये शराब पीना तो है ही। पंजाब पुलिस गेट 3 डे टू एक्सप्लेन। ये सब में कुछ काम, यहाँ पे एक काम का दिया हुआ है वैली ऑफ फ्लावर। ये एक नेशनल पार्क है और इसमें कुछ दिनों से आग लगा हुआ है, तो उसी को आग बुझाने के लिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो नेशनल पार्क है और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो जो ये वाला है ना, यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। और यहाँ पे जिम कॉर्बेट है। तो ये तो बहुत पुराना मैप है, इसलिए इसमें बहुत कम दिया हुआ है। मेरे को बस ये दिखाना था कि ये कहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो आप लोग इसमें दो तीन चीज़ें याद रखिएगा कि पहला सबसे आसान तरीका है नेशनल पार्क्स को पढ़ने का, वो है मैप के थ्रू। आप मैप खोलिए और अगर हो सके तो खुद से पॉइंट करना, उसको डॉट करना स्टार्ट करिए, मतलब उसको मार्क करने का ट्राई करिए। दूसरा आप ये देखिए, एटलीस्ट दिमाग में रखिए कि उसका क्लाइमेटिक रीजन क्या है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो एरिया है, इसमें तो जो भी क्लाइमेट होगा वो माउंटेन से रिलेटेड होगा। इसमें अब अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो होगा वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। फिर ये वाला जो एरिया है, इसमें यूजुअली ड्राई डेसिडियस या मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये वाला अगर आप रीजन लोगे तो इसमें यूजुअली थॉर्नी टाइप का ऐसा कुछ रहता है। साउथ में अगर आप वेस्ट में देखोगे, वेस्टर्न घाट में, तो ये वाला जो होगा वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। अगर आप इस साइड देखोगे तो रेन शैडो एरिया पड़ता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम रेन होगा, तो या तो मॉइस्ट या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। तो उस हिसाब से आप लोग रीजन वाइज याद करिए। अब अगर एक एक का आप लोग ध्यान में पढ़ने लगिएगा ना कि भाई ग्रेट हिमालयाज में क्या क्लाइमेट है, वैली ऑफ फ्लावर में क्या क्लाइमेट है, सरिस्का में, रणथंभौर में क्या क्लाइमेट है, तो उसमें वो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरीज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो ढेर सारे हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो सबका मत पढ़िए, एटलीस्ट जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको आप लोग कवर कर सकते हैं। सब फ्लोरा फौना ये सब आप लोग कवर कर सकते हैं। और बाकी नेशनल पार्क्स को आप दिमाग में बस ये रखिए कि कहाँ पे है और उस एरिया में कौन सा क्लाइमेट मिलता है, उतना आप काम चल जाएगा, एलिमिनेशन से हो जाएगा। तो और तो कुछ खास मेरे को आज लगा नहीं। यहाँ एक सेंचुरी ओल्ड ट्रेजर मिला है, किसी को कोई घर बनाने वाला था उसके लिए खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था।
उसको ट्रेजर मिल गया। पिटिशन, ठीक है। इतना आज के लिए इतना ही है। PYQ देखते हैं। देखिए ईरान पे ही PYQ मिला मेरे को आज कि इन व्हाट वेज वुड द ऑनगोइंग US ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। ये 2015 में डील हुआ, 2018 में ख़त्म हो गया। लेकिन ये 2018 में ख़त्म हुआ है, लेकिन ये सोचिए 18 में आया है तो ये बात कर रहा होगा 16-17 का। तो उस समय कंट्रोवर्सी चल रहा होगा कि भाई ले लेंगे, वापस ले लेंगे, अभी ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसमें इंडिया को क्या करना, तो इंडिया को क्या करना चाहिए था। अब उस समय क्या सिचुएशन था उस समय अलग, क्योंकि ये लगभग 7-8 साल हो गया, तो वो बात अलग हो गया। फिर दूसरा है कि इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज में ईरान भी आता है। अभी इंडिया का जो एनर्जी है उसमें इराक से बहुत तेल आता है, UAE से आता है, रशिया से अभी तेल आ रहा है, US भी अच्छा खासा तेल बेच रहा है इंडिया को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर जब भी आप एनर्जी सिक्योरिटी में अगर आप जाइएगा तो केवल आप अ, उस पे मत रहिए कि ऑयल का ही बात करें। अगर वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है और उसके लिए हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके लिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, तो वो सब पे भी आप टच कर सकते हो जब आप आंसर राइटिंग करते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये सब जो भी लिखा हुआ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।